Hello, dear students, how are you? Welcome in your own Ranjit tutorial, my dear students. Myself is Ranjit Singh. I am a mechanical engineer. My dear students, today we came with the new topic of engineering thermodynamics, first and zeroth law of thermodynamics. My dear students, in the last classes we have discussed introduction of thermodynamics. Then today we will discuss about the first law of thermodynamics and zeroth law of thermodynamics. So let's start. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया जब, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल चाहे टॉपिक कैट में, मिड में, चाहे फाइनल टर्म्स हो, एंड टर्म जो भी है, मैंने इस क्वेश्चन को ये लगा लो कि फर्स्ट में भी अटेम्प्ट किया, कैट में भी, मिड में भी, फाइनल. इट मीन्स देयर आर सो मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड जीरोथ लॉ, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. चाहे 12th लेवल का हो, चाहे इंजीनियरिंग लेवल का हो, चाहे एमटेक हो, बीटेक हो, चाहे इस पर ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस क्लास में हो. इट डजंट मैटर, क्योंकि टॉपिक सेम है. चाहे आप 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, 12th क्लास में पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग में, एमटेक में पढ़ रहे हो, बीटेक में पढ़ रहे हो, जिस लेवल पे हो. तो ज़्यादा टाइम ना लेते हो बच्चों, टॉपिक पे आते हैं. देखो टॉपिक है फर्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट. देखो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि इन द यूनिवर्स एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. बच्चों जो फर्स्ट लॉ कहता है कि पूरे संसार में हमारे पास में ऐसा कोई सा भी मेथड नहीं है जिससे हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे उस एनर्जी को डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं. ऐसा आज तक कोई सा भी मेथड नहीं आया. ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. इट मीन्स एनर्जी का फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं. लाइट एनर्जी को हीट में, हीट एनर्जी को लाइट में, वर्क एनर्जी को, इट मीन्स वर्क एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी में. इट मीन्स सिंपल सी बात है कि एनर्जी का फॉर्म चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते. तो डेफिनेशन लिखने के बाद नहीं, अगर तुम्हें लिखना भी हो तो, अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो वैसे भी लॉन्ग होगी. एनर्जी क्या कहता है, दोबारा सुनो. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन द यूनिवर्स, पूरे संसार में. तो नाउ बच्चों देखो अब होता क्या चीज़ है. सपोज करो मैंने कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर किया, एक थर्मोडायनेमिक मैंने सपोज किया कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, और इस पे हमने एक पिस्टन को लगा दिया. क्या लगा दिया बच्चों, एक पिस्टन है. ये पिस्टन क्या मूवेबल है, ये अप डाउन स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है. तो इसके अंदर सम मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया बच्चों, सॉरी यार एक मिनट मार कर गिर गया. ना तो देखो हमने क्या बताया कि एक सपोज किया हमने कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसके अंदर में गैस है और एक पिस्टन है. ये पिस्टन मूवेबल है, ये पिस्टन क्या बच्चों, मूवेबल. अब सपोज करो मैंने इसको यहाँ से हीट किया. क्या किया बच्चों, हीट किया. इट मीन्स क्यों दिया इसको, मैंने क्या दिया, हीट. तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो मूवमेंट है वो तेज होगी, इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होगा किसका, इस मॉलिक्यूल्स का, जिसके वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एक फाइन, जिसकी वजह से कुछ वर्क होगा इसमें और ये पिस्टन मूव कर जाएगा अपवर्ड. क्या होगा बच्चों, ये पिस्टन अपवर्ड मूव कर जाएगा. क्या किया. अब देखो यहां से ये पिस्टन जो मूव करके आया यहां से यहां तक, किस वजह से मूव किया बच्चों, हीट हमने किया. इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है इनके टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, मूवमेंट इंक्रीज हुआ, जिसके वजह से कुछ इसमें वर्क डन हुआ. सम वर्क इज हैपन. क्या हुआ बच्चों, कुछ वर्क हुआ जिसकी वजह से पिस्टन क्या हो गया, अपवर्ड राइज कर गया. नाउ अब देखो, अब ये नहीं है कि जो हमने इसको हीट प्रोवाइड किया वो टोटल हीट कन्वर्ट हो गया किसमें, वर्क में. नो, ऐसा नहीं है कि टोटल हीट कन्वर्ट हो गया वर्क में.
कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिटेन कर लेते हैं, अपने पास में रख लेते हैं। उस हीट को जो हमने एक्सटर्नली इसको प्रोवाइड करवाया वो क्या करता है, उस हीट को रिटेन करता है। तो वो जो हीट इन्होंने रिटेन किया वो कहलाता है, किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, अब देखो तो यही मॉलिक्यूल्स हैं इसमें भी, यही मॉलिक्यूल्स इसमें। तो जो हमने इसको हीट दिया वो क्या किया, कुछ पार्ट रिटेन कर लिया, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट बढ़ गई होगी। अब हो सकता है रोटेट कर रहे होंगे, कुछ ट्रांसलेट कर रहे होंगे, कुछ वाइब्रेट कर रहे होंगे अपने पोजीशन पे। तो ये सारे जो कुछ वाइब्रेट कर रहे होंगे, कुछ रोटेट, सारे मिलके कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा इनके अंदर वो होगा इंटरनल एनर्जी, और उसको हम डिनोट करते हैं यू से। तो देखो इस केस के लिए हमने मान लिया U1, पहले स्टार्टिंग में भी कुछ एनर्जी होगा इसमें, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कहाँ से आया बच्चों, दोबारा सुनो, जो हमने हीट प्रोवाइड करवाया उसके वजह से कुछ वर्क हुआ, सम पार्ट ऑफ जो हीट था वर्क में कन्वर्ट हो गया, सम पार्ट जो मॉलिक्यूल्स है उन्होंने क्या किया, रिटेन कर लिया, जिसकी वजह से इंटरनल हीट, इंटरनल एनर्जी जनरेट हुआ। तो स्टार्टिंग केस में मैंने माना यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी U1 है, और इस वाले केस में सपोज किया U2 में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, जो रिटेन किया था उसकी वजह से मूवमेंट बढ़ गया। ट्रांसलेट मूवमेंट कैसे भी हो सकता है, रोटेट हो सकता है, ट्रांसलेट हो सकता है ना। तो देखो बच्चों, अब जो टोटल एनर्जी होता है, जो हमने ये क्यों दिया इसको, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल हीट इक्वल टू, टोटल हीट यहाँ पे क्या हमने दिया था Q, ये जो Q होगा किसके इक्वल होगा बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। इट मीन्स जो हमने हीट प्रोवाइड किया, सिंपल सी बात है, वो हीट कहाँ है, सम पार्ट इसमें कन्वर्ट हो गया, इसको यहाँ से हम पहुँचाने में, वर्क करने में, कुछ इसने रिटर्न कर लिया जो कि इन द फॉर्म ऑफ U1 U2 है। तो देखो अब जो ये डेल्टा U है ये क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल। इट मीन्स इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, U2 माइनस U1 प्लस W। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ देखो बच्चों, इसका एक डिफरेंशियल फॉर्म यूज होता है। डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसको हम लिखेंगे डेल Q इज इक्वल टू DU माइनस डेल W। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि अगर ये हो क्या रहा है, यहाँ पे डेल ले लिया, यहाँ पे डी और यहाँ पे डेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो बच्चों इसका जो मीनिंग है कि जो हमारा वर्क डन होगा, ये जो वर्क डन होगा, इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इट इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज अ इन एग्जैक्ट। तो देखो एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, अब ये समझ में नहीं आ जाएगा कि एग्जैक्ट क्या होता है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वो होता है जो कि ओनली फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारा वर्क होगा ये ओनली फाइनल और इनिशियल पोजीशन के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, ये ऑल्सो डिपेंड करेगा पाथ के ऊपर, जो पाथ फॉलो कर रहा है उस पाथ के ऊपर में। दैट्स वाई इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ DW। इट मीन, अब देखो जो इंटरनल एनर्जी है बच्चों, इंटरनल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल एनर्जी, इनिशियल पोजीशन। दैट्स वाई इट इज अ एग्जैक्ट, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, ये वाला पार्ट है। तो U जो होता है इंटरनल एनर्जी हमेशा कैसा होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स वाई इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ DU एंड ऑल्सो डेल्टा Q इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो बच्चों ये था यहाँ के मोटिव इसका डेल्टा और डेल लिखने का। डेल्टा हम वही लिखते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होती है, इट मीन्स वो इन एग्जैक्ट होती है, और एग्जैक्ट में हम क्या लिखते हैं। तो ये क्लियर पता चल गया, ये था हमारा डिफरेंशियल। इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख देना, इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म। तो बच्चों ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया। और देखो मैंने जो लिखा हूँ बिल्कुल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स गेन करने का बड़ा बेस्ट। बच्चों देखो कभी भी इंजीनियरिंग लाइन जो होती है, मैंने भी पेपर सॉल्व किए, पेपर देखा भी बहुत,
मार्क्स कहाँ से गेन होते हैं। तो रीजन इसमें मेन चीज़ ये होता है कि इंजीनियरिंग के जो पेपर होते हैं उसमें जो टीचर्स होता है, एग्जामिनर होता है, चाहे चेक करने वाला जो भी है, वो ये नहीं देखता कि आपने लिखा क्या। मतलब देखने कहने का मतलब है कि कंसेप्ट आपका देखना चाहेगा इंजीनियरिंग लेवल में डायग्राम्स। हमेशा आप जितना किसी को डायग्राम से समझाने की कोशिश करोगे उतना ही बेटर होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन जो पूरा मैकेनिकल लाइन है बेस्ड ऑन द डायग्राम ही होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी लिखे जा रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के ये होता वो होता ये होता, एक पेज को भर देते हैं, तो टीचर बोर होता है। इंजीनियरिंग लाइन का जो भी टीचर होता है आपको ये नहीं चाहता कि आपसे उम्मीद ये रखता है कि आप डायग्राम दे के जो उसका मेन मोटिव है वो समझाने की कोशिश करें। तो बच्चों ये था थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ। नाउ सेकेंड वन इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो एक बार मैं इसको रफ करूँ, डस्टर कहाँ हुई, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखो बच्चों जीरोथ लॉ क्या होता है। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल जीरोथ लॉ पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि अगर हमारे पास में दो बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी यहाँ पे, और दोनों एक दूसरे के टच में है किसी एक मीडियम से, तो अगर दोनों बॉडी के पास में सेम टेम्प, अगर इस बॉडी से इस बॉडी में, चाहे इस बॉडी से इस बॉडी में अगर जो हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, अब ये नहीं कि हम उसमें आइसोलेटेड सिस्टम लगा दें, मतलब हीट क्रॉसिंग, मतलब मीडियम, दोनों के बीच का मीडियम ऐसा होना चाहिए जिसमें हीट क्रॉस कर सकता है, दिस साइड टू दिस साइड एंड दिस साइड टू दिस साइड। ये नहीं कि मीडियम ऐसा लगा दे क्रॉस, मीडियम ऐसी होनी चाहिए जिसमें हीट क्रॉस कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर क्रॉस नहीं कर रहा तो उस वैसी पोजीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब क्या है, अब ये पोजीशन ये पॉसिबिलिटी कब होगा, जब दोनों बॉडी के पास में सेम टेम्परेचर होगा, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर बॉडी। तो अगर दोनों में सेम होगा तो दोनों का बैलेंस बना रहेगा, ना तो हीट इधर से इधर ट्रांसफर होगा और ना इधर से इधर। तो अगर दो बॉडी है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सुनो, अगर दो बॉडी है और हीट ट्रांसफर दोनों में इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अगर नहीं हो रहा है तो उस पोजीशन को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। नाउ तो ये था बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ हीट इज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एंड देन इट इज नाउ। और देखो हम क्या करेंगे इसके लिए बच्चों, सपोज किया ये कोई बॉडी है, क्या सपोज किया बच्चों ये कोई बॉडी है, और इसके टच में एक और कोई बॉडी है बच्चों। एक और बॉडी है ना, ये जो इसके बीच का मीडियम है, सपोज करो बॉडी ये है, ये भी है। अब देखो बच्चों इनके बीच का जो ये मीडियम है, ये ऐसा मीडियम होना चाहिए जिससे कि हीट ए टू बी एंड बी टू ए ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ए टू बी और बी टू, ये नहीं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है जो कि हीट को ट्रांसफर ही नहीं होने देता। तो वैसा सिस्टम ऐसा होना चाहिए उनके बीच का जो भी पार्ट है कि हीट ट्रांसफ़र हो सके, हीट ट्रांसफ़र हो सके। अब सपोज करो अगर इससे हीट इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा, इससे इसमें नहीं ट्रांसफर, इट मीन्स हीट अगर बी से ए में नहीं जा रहा, ए से बी में नहीं जा रहा, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, भी बताया था, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए और बी किस पोजीशन पे होगा इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी पीछे बताया था कि थर्मल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें अगर दो बॉडी है और उन दोनों में एक दूसरे का हीट ट्रांसफर अगर नहीं हो रहा तो होते थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो इस पोजीशन पे ये क्या थर्मल इक्विलिब्रियम। अब सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास में एक और कोई बॉडी है ऐसे, ये सी मान लिया, क्या मान लिया बच्चों, ए सी।
ये तीसरा सिस्टम हो जाएगा, ये तीसरा पार्ट। अब देखो अगर हीट इससे इसमें और इससे इसमें नहीं ट्रांसफर हो रहा, इससे इसमें और इससे इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा, चाहे इससे इसमें चाहे इसमें, तो हम कह सकते हैं अगर ए से सी में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, सी से ए में नहीं हो रहा, ये पॉसिबिलिटी कब है, जब दोनों का टेम्परेचर लेवल सेम होगा। क्योंकि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी अगर कम ज़्यादा होगा तो हायर टू लोअर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा हीट। तो हम कह सकते हैं थर्मोडायनामिक में जीरोथ लॉ ये कहता है बच्चों कि इफ ए इज इन इक्विलिब्रियम विद सी, अगर ए और सी एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है, और ए और सी अगर ए और सी इक्विलिब्रियम में है और बी और सी ऑल्सो इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी जो होगा ये भी इक्विलिब्रियम में ही होगा। बच्चों क्लियर सबको? देखो दोबारा सुनो, अगर हमारे पास में तीन बॉडी है, 1 2 एक नीचे 3, सपोज करो 3 बॉडी है, तो अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों जो बॉडी ए भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में ही होगा। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? वो थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखो बच्चों, आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी एंड बी इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों आई थिंक आपको क्लियर पता चल गया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ क्या होता है और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट। अगर देखो पेपर में डायग्राम ये बना दिया आपने तो फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। 2-3 लाइन अगर लिखना तो लिख दिया करना। देखो जैसे अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो टी, थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी and B is also in thermal equilibrium with C, then A and B also will be in thermal equilibrium। देखो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, एंड बी इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, बी भी सी के साथ में है, तो जाहिर सी बात है ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम यही 2 लॉ पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड कुछ सिस्टम्स हैं जैसे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, तो वो करेंगे। तो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करना चाहूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। जिस वे में मैंने लिखा उस वे में अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करके आते हो तो मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपके नंबर्स कटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगा। क्योंकि यार मैंने पेपर किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आप लोगों को किस वे में लिखा जाता। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। एट द एंड एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जैसे मैं आप लोगों के लिए पसीने बहा बहा के, देखो पंखा भी नहीं चल रहा है आज, इतना मेहनत करके अगर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो यार इतना फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जैसे मैं नई वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए कि रंजीत सर का दोबारा वीडियो आ चुका है। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए धन्यवाद, नमस्कार।